हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज आपका कॉस्ट ऑडिट का पेपर हो चुका है, फाइनल वालों का। इस वीडियो में हम शुरू से लेके एंड तक पूरे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यस, ना सिर्फ आंसर बल्कि पूरे सॉल्यूशंस मैंने करने की कोशिश करी है। सजेस्टेड आंसर है, बुक और पास्ट एग्जाम से जो है उनके आंसर ले लिए गए हैं। एमसीक्यू के आंसर के साथ साथ पूरे डिटेल्ड आंसर देखने वाले हैं और बहुत फटाफट देखने वाले, क्योंकि आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि आपका अगला एग्जाम आने वाला है। तो बिना ज़्यादा टाइम लगाते हुए अपन बढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ज्ञान सागर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फाउंडेशन से लेके प्लेसमेंट तक की सारी क्लासेस अंडर वन रूफ अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन रिकॉर्डेड मोड में। ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आप ज्ञान सागर क्लासेस डॉट कॉम पर जा सकते हैं और रिकॉर्डेड के लिए आप सी एम ए कार्ड डॉट कॉम पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। चलिए सबसे पहले मैं फटाफट से एमसीक्यू बताऊंगा। देखिए, एक्सप्लेनेशन तो देना नहीं है आपको, एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। कॉस्ट ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुई थी, सबसे पहले पूछा गया तो 1965 में हुई थी। सीआरए टू कौन साइन करेगा। देखिए, वैसे तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड भी कर सकता है, डायरेक्टर भी कर सकते हैं, तो मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन डायरेक्टर सबसे जो है अप्रोप्रिएट है। और ये डी वाला ऑप्शन भी समहाउ करेक्ट है। अच्छा, किसी भी एमसीक्यू में आपको लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट। अगर आई विल रिसर्च अबाउट दैट, अगर लगता है तो हम उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। और कॉस्ट ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल कंटेंट मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ में जो है हर्षा मैम जो है उसका थ्योरी कंटेंट पढ़ाती है, जो कि लॉ से काफ़ी ज़्यादा हद तक रिलेट करता है। तो कुछ चीज़ें इसमें लॉ की भी है। सी ए सेट बड़ा ही आसान कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़ है। और इसके बाद में था कि कौन सा सेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट शेल मेंटेन ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू बी कॉल्ड एज मीडिएशन एंड काउंसिलेशन पैनल कंसिस्टिंग ऑफ सच मेंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैविंग सच क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। अपीनियट ट्रिब्यूनल एक्ट अंडर दिस एक्ट, ये वाला इसका आंसर 442 है सेक्शन। इसके बाद में कौन एज कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, जो ऑलरेडी ऑडिटर है वो भी नहीं हो सकता, डायरेक्टर की स्पाउस भी नहीं हो सकती, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर है डी। कॉस्ट ऑडिट की किस स्टेज के अंदर इंटरनल कंट्रोल, मटेरियल कंजम्पशन, कॉस्ट अक्यूमुलेशन, अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, अब्जॉर्प्शन, मतलब ये काम कर रहे हो, मतलब तुम कॉस्ट ऑडिट ही कर रहे हो ना, इसका मतलब प्लानिंग नहीं चल रही, आगे बढ़ चुके हो, परफॉर्मिंग का काम हो गया है। Although XBRL can be applied to a very wide range of business application including financial and cost data, सब जगह XBRL चल सकता है, but XBRL does not have application in which of the following area। तो इसका सही आंसर है इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट में XBRL का यूज़ बहुत ही कम या फिर नहीं आता है, ये मान लीजिए नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू फॉर इंटरनल ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट। इंटरनल ऑडिटर कैन बी अपॉइंट बाय पासिंग एंड, ठीक है भाई। कॉस्ट ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, गलत है, गलत है। इंटरनल ऑडिटर में भी एनी प्रोफेशनल और एज में भी, ये सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है। कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्टिंग ऑपरेशनल ऑडिट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रिव्यू मशीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्शन प्लानिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज ओनली, गलत है। एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द, ये नहीं है, ये नहीं है, यही सही आंसर बचता है। तो ए इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। क्या होगा भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट? क्या है? इन डेप्थ, मतलब फ्रॉड पता है, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो इसका सही आंसर है बी। अब ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया था। देखिए, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सम हाउ सॉल्व करा है। बाकी आपने सॉल्व करा, आपका कुछ आंसर और आ रहा हो तो बता दीजिएगा, मैं अभी डायरेक्टली इसके आंसर बता रहा हूँ। 11th का ए है, ठीक है। और उसके बाद में 12th का आ रहा है सी, और उसके बाद में 13 का आ रहा है डी, और फिर इसका आ रहा है बी, और इसका आ रहा है सी। तो ये आप चेक कर लीजिएगा ये आंसर। और एक स्टूडेंट का ये पेपर है, उसने भी सभी मैचिंग आंसर लगाए हैं, तो होपफुली उसका भी करेक्ट हो। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर पूछा गया था पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट बताना था, और आइटम्स और कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो ये अगर हम जाते हैं आंसर्स के अंदर, तो ये बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट आप इसके अंदर बता सकते थे कि क्या क्या है, उसी से पर्पस इसका डिफाइन होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी थी। और इसके अलावा ये प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट में से आप कुछ भी पॉइंट्स लिख सकते थे, और कुछ नहीं होती जैसे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह, ऐसे छोटी मोटी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, वो चीज़ें आपको इसके अंदर बतानी थी प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट के अंदर। तो इसमें से कुछ भी पॉइंट्स आप लिख के आ सकते थे, क्योंकि सारे सी एस तो देखो लगभग लगभग सेम होते हैं, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं जो मैं आपको क्लास में ही बताता हूँ। वो कॉमन पॉइंट्स लिख करके ये आंसर हो सकता था हमारा।
फिर बोल रहा है स्टेप्स टू बी टेकन बाय कॉस्ट ऑडिटर बिफोर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट, कॉस्ट ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। और व्हाट आर द फैक्टर्स द कॉस्ट ऑडिटर शुड कंसिडर इन प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट। इसका आंसर देख लेते हैं। स्टेप्स के लिए ये रहा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, फिर वो सारी चीज़ें CRA 2, 3, 4, 5 जो भी था वो आपको बताना था। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड था ये क्वेश्चन। और फैक्टर्स इन प्लानिंग कॉस्ट ऑडिट असाइनमेंट, ये जो है पहले भी आ चुका है पास्ट एग्जाम में, वहाँ से मैंने ये आंसर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपको चीज़ें बतानी थी, और ज़रूरी नहीं आप इतना पूरा बताएं, अगर आप थोड़ा बहुत भी बताएंगे तो चलेगा। आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ नंबर मिलते हैं स्टेप वाइज। इसके बाद में जो पेपर था उसमें आया था प्रैक्टिकल CAS 6 का, एक दो नए पॉइंट आए मतलब पास्ट एग्जाम के हटते हुए। देखो, परचेज ऑफ मटेरियल है, $1,80,000 का मटेरियल कॉस्ट निकालनी थी, और स्पॉट मतलब ऑन दी डेट ऑफ इम्पोर्ट वाली रेट लेके आपको इसको कन्वर्ट कर देना था। फ्रेट आप ले सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी मटेरियल कॉस्ट का ही 5% है, तो फ्रेट ऐड करके 5% मत करना, ये कन्वर्ट करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी ना उसका 5% आपको करना है ना। डैमरेज फॉर डिलेड क्लियरेंस, अब डैमरेज चार्जेस लेने हैं कि नहीं लेने, देखो इस पे अलग अलग होते हैं। डिलेड क्लियरेंस ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम माने तो इसको नहीं लेना चाहिए। इंपोर्ट सब्सिडी लेस हो जाएगी ये, और ये ऐड हो जाएंगे बैंक चार्जेस फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट, ये पहले ही लग जाते हैं मतलब मटेरियल को यूजेबल कंडीशन तक लाने के। ये वाला जो क्वेश्चन है ये CAS 12 का क्वेश्चन है। अगर आप 15 नंबर का क्वेश्चन करेंगे जो हमारे स्टडी मैट में दे रखा है, ये मैंने यहाँ पर लिख के लिया है, ये CAS के बाद में है, तो उसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन था। और ये रिकन्सिलेशन आपको पता ही है हमेशा एग्जाम में आता है, और वही सेम पॉइंट्स जो कि आपके सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में आई थिंक आपने इजीली कर लिए होंगे। फिर मेथडोलॉजी ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर सर क्या आना था, ये वाले पॉइंट्स आने थे। ये देखिए, ये आपका पॉइंट दे रखा है, इन्वेस्टिगेशन मेथडोलॉजी ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट, इसके अंदर ये वाले पॉइंट्स आपको लिखने थे। इसके पहले ऊपर प्रोसीजर है, ये नहीं, ये वाले पॉइंट्स जो है आपको इसके अंदर मेंशन करने थे। इसके बाद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 ऑफ PMLA का बताना था विथ रेस्पेक्ट टू पावर ऑफ सर्च एंड सीजर बाय इंटरनल अथॉरिटीज़। तो इसके अंदर PMLA के सेक्शन 17 की ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी थी। ये सारे पॉइंट्स, इनको समझाने का समय नहीं है, और आई थिंक आप भी समझना नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पेपर दिया है। तो ये आंसर थे 6th के A के अंदर। 6th का B जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर ये आ गई, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक्स, ये आंसर देने थे। स्टेटिकल टेक्निक, पर्सनल टेक्निक्स, ये वाले आंसर इसके अंदर आने थे। फिर इसके बाद में IT सिक्योरिटी ऑडिट की स्टेप्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में दिया है, अब इनको डिटेल में भी एक्सप्लेन करना था। ऑब्जेक्टिव बताना, प्लान बनाना, परफॉर्म करना, रिजल्ट आना, टेकिंग नेसेसरी एक्शन, तो ये तो मेन ब्रॉड हेडिंग है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करना था इसके आंसर के अंदर। बेनिफिट्स ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट, ये भी सीधी सीधी बुक से ही था, बुक में दे रखे हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी, कंप्लायंस विद एनवायरमेंट लॉ, रिस्क मिटिगेशन, मीटिंग स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, कॉस्ट एनवायरमेंट बेनिफिट, ये आंसर्स आपको देने थे इसके अंदर। ड्राफ्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन, इसके अंदर आप थोड़े माइंड का भी यूज़ कर सकते थे, और अगर आपने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा है तो ये आपसे इजीली हो जाता। तो ये डेजिग्नेटेड पर्सन है कि नहीं है, और मूवमेंट प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही, डॉक्यूमेंट इशू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लॉक वगैरह लगा रखे नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी है कि नहीं, वो अगर गुड्स डैमेज हो गया तो क्या कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप इसके अंदर डाल सकते थे क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट वेरिफिकेशन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ होटल्स। होटल्स की ऑडिट करते टाइम रिसिप्ट पेमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यार आपकी बुक में सीधे सीधे दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आपको बता देने थे और आपको मिल जाते मार्क्स पूरे पूरे। हालांकि ये पेपर तो मैंने 8-10 मिनट पे बता दिया, आपको लगते हैं पूरे 3 आवर्स, और होपफुली आपका ये पेपर अच्छा हुआ होगा। मैं कह सकता हूँ कि एवरेज था। CAS 6 के क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट थोड़े से एडिशनल आने से, मतलब न्यू आने से आपको लग सकता है कि हाँ 1-2 पॉइंट में कन्फ्यूज़न है, बट ओवरऑल पेपर अच्छा है। इसमें इजीली 60 अबव आप लोग ला सकते हैं, और आई थिंक 70-80 तक भी आप लोग जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपके क्या विचार है, क्या कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा, और आपके कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।